अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छू दें। भारत के आज़ादी में करोड़ों देशवासियों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। जाहिर सी बात है, लोगों को हर किसी का नाम याद नहीं होगा, लेकिन एक शब्द है जो इन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि देता है, और वो शब्द है स्वतंत्रता सेनानी। इंग्लिश में कहें तो फ्रीडम फाइटर। देश में आज़ादी के लिए कई तरह के संगठन बनाए गए थे। उसमें से भी संयुक्त रूप से सिर्फ 2 दलों को जाना गया, नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेता वो थे जो बातचीत से आज़ादी के मुद्दे को सुलझाना चाहते थे। वहीं गरम दल में वो थे जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी देश को आज़ाद करवाना चाहते थे। दोनों दलों का उद्देश्य एक ही था, लेकिन रास्ते अलग अलग। जाहिर सी बात है, अगर अंग्रेज सिर्फ बातचीत से ही मान जाते तो गरम दल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अंग्रेज आक्रामक थे, वे बल प्रयोग करते थे। इसीलिए गरम दल ने भी बल प्रयोग पर जोर दिया और इसी तरह से आज़ादी लेने की ठानी। गरम दल में कई नाम थे, जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और ना जाने कितने ही आज़ादी के दीवाने थे। वहीं नरम दल में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कुछ खादी कुर्ते वाले नेता थे जो सिर्फ अहिंसा पर चलना चाहते थे। मतभेद सिर्फ वैचारिक था, लेकिन था तो। यह जो कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें हम बात करेंगे कि वाकई महात्मा गांधी चाहते तो क्या वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रुकवा सकते थे। किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। जब से सोशल मीडिया ज़्यादा सोशल हो गया, तभी से महात्मा गांधी पर लगातार यह इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रुकवा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। महात्मा गांधी ने जानबूझकर भगत सिंह का फांसी होने दिया ताकि लोगों में अहिंसा का मैसेज पहुँचे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस पूरे प्रकरण की भूमिका पढ़ाते हैं। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जालियांवाला बाग पहुंच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वे भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। इसके बाद उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। साल 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब भगत सिंह अन्य क्रांतिकारियों के साथ उस हत्या का बदला लेने का सोच लिए। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे शाम में एसएसपी सैंडर्स की आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधे उनके सर में मारी, जिसके बाद सैंडर्स तुरंत बेहोश हो गए। इसके बाद भगत सिंह ने 3-4 गोली और दागकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं। इसी बात को दिखाने के लिए उन्होंने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज़ भी पहुँचे। हालांकि शुरू में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, लेकिन आखिर में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो वहां से भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वह फांसी ही क्यों न हो। अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वे दोनों खाकी कमीज तथा निक्कर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्य मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे को हवा में उछाल दिया। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल भी की। उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। अब यहाँ से शुरू होता है महात्मा गांधी का रोल।
देश के लोग गांधी से बहुत उम्मीद लगा बैठे थे और चाहते थे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन इन तीनों को फांसी नहीं होनी चाहिए। इन तीन नौजवान क्रांतिकारियों को लोग खूब जानने लगे थे। 5 मार्च 1931 को गांधी और वायसराय इरविन के बीच एक समझौता हुआ। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सेदारी लेने की भी हामी भरी थी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की वजह से जेल गए लोगों को रिहा करने का वादा किया था। कांग्रेस ने उनके ऊपर से सारे केस वापस लेने को भी तैयार हो गए थे, लेकिन शर्त यह थी कि वो हिंसक गतिविधि के आरोपी ना हों। अब तारीख आता है 17 फरवरी 1931 का। गांधी और वायसराय इरविन के बीच बातचीत शुरू हो चुकी थी। लोग चाहते थे कि गांधी तीनों को फांसी रुकवाने के लिए इरविन पर जोर डालें, शर्त रखें कि अगर ब्रिटिश सरकार फांसी नहीं रोकेगी तो बातचीत नहीं होगी। मगर गांधी ने ऐसा नहीं किया। एक अखबार यंग इंडिया में लिखते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी मुझसे सहमत थी। हम समझौते के लिए इस बात की शर्त नहीं रख सकते थे कि अंग्रेजी हुकूमत भगत, राजगुरु और सुखदेव की सज़ा कम करे। मैं वायसराय के साथ अलग से इस पर बात कर सकता था। गांधी का मानना था कि वायसराय के साथ बातचीत हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए है, उसमें शर्त रखकर जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। लेकिन गांधी ने वायसराय के सामने फांसी टालने का मुद्दा कई बार उठाया। इस बात का ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने सिर्फ फांसी टालने का मुद्दा उठाया था, फांसी को रोकने का नहीं। 18 फरवरी की इस बातचीत के बारे में बताते हुए महात्मा गांधी ने लिखा है कि इस मुद्दे का हमारी बातचीत से संबंध नहीं है। मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सज़ा रोक देनी चाहिए। लेकिन वायसराय को मेरी बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि आपने इस तरीके से मेरे सामने इस बात को उठाया है। सज़ा कम करना मुश्किल होगा, लेकिन फ़िलहाल उसे रोकने पर विचार किया जा सकता है। इसमें एक बात और थी जो गांधी जी को पसंद नहीं थी। भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारी थे। वो हिंसा के रास्ते ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे रहे थे। गांधी इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि हिंसा की तरफ मुड़े युवा हथियार डाल दें। खैर, इरविन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजी अपनी रिपोर्ट में भी महात्मा गांधी के साथ हुई इस बातचीत का जिक्र किया। उनके मुताबिक क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा में यकीन करते हैं, इसलिए वो किसी की भी जान लिए जाने के खिलाफ हैं। मगर उन्हें लगता है कि अभी के हालात में माहौल को सुधारने के लिए ये सज़ा फ़िलहाल पोस्टपोन कर देनी चाहिए। जब चिट्ठी पत्री वाले खेल से काम नहीं बन पाया, तब कानून की मदद लिया जाने का फैसला हुआ। लेकिन यहाँ यह कानून अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, तो स्पष्ट है कि भारतीयों के हित के लिए तो यह होगा नहीं। महात्मा गांधी और उनके साथियों ने भगत और उनके साथियों को बचाने के लिए कानूनी रास्ते तलाशे थे, मगर कामयाबी नहीं मिली। गांधी जी मान बैठे थे कि वो इस सज़ा को रद्द नहीं करवा सकते हैं, इसीलिए माहौल बेहतर बनाने के नाम पर वो सज़ा टालने की अपील कर रहे थे, ताकि फ़िलहाल सज़ा रोकी जा सके। फिर सही वक्त आने पर या तो उन्हें रिहा करवाया जा सके या उन तीनों की सज़ा कम करवाई जाए। महात्मा गांधी ये भी चाहते थे कि जो वक्त मिले बीच में, उसमें क्रांतिकारियों को हिंसा की राह छोड़ने के लिए राजी कर लें। गांधी जी को लग रहा था कि अगर ऐसा हो जाएगा तो शायद अंग्रेजी हुकूमत भगत, राजगुरु और सुखदेव की सज़ा माफ़ कर देगी। महात्मा गांधी कोशिश कर रहे थे कि कम से कम कांग्रेस के कराची अधिवेशन तक सज़ा रोकने की कोशिश करें, शायद इसके आगे कोई राह निकल आए। 20 मार्च को होम सेक्रेटरी हर्बर्ट इमर्सन से बात की गई, मगर वहाँ भी इमर्सन उनकी बात को नहीं माने। अब आते हैं वायसराय वाले बात पर। 19 मार्च 1931 को महात्मा गांधी ने इरविन के सामने ये मुद्दा दूसरी बार उठाया, मगर वायसराय ने जवाब दिया कि उनके पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिसे बताकर वो इस सज़ा को रोक सकें। लगे हाथ वायसराय ने 2-3 और डायलॉग्स महात्मा गांधी को चिपका दिए, जैसे कि फांसी की तारीख को सिर्फ राजनीतिक वजहों से आगे बढ़ाना, वो भी तब जबकि तारीख का ऐलान हो चुका है, यह अंग्रेजी शासन के लिए सही नहीं होगा। और तो और वायसराय देशवासियों के भावनाओं के साथ भी खेल गया। उसने कहा कि इस वक्त फांसी की तारीख को आगे बढ़ाना अमानवीय होगा। इससे भगत, राजगुरु और सुखदेव के दोस्तों, रिश्तेदारों और क्रांतिकारी साथियों को लगेगा कि ब्रिटिश सरकार इन तीनों की सज़ा को कम करने पर विचार कर रही है, और जब यह कम नहीं होगा तब इन लोगों को ज़्यादा दुख होगा। और गांधी जी इस बात को मान भी गए। महात्मा गांधी इसी बीच एक और खेल भगत सिंह के साथ भी खेल रहे थे। वो भगत सिंह से एक वादा लेने की कोशिश में थे, हिंसा को छोड़कर अहिंसा के रास्ते पर चलने का वादा। उन्होंने आसिफ अली को भगत, राजगुरु और सुखदेव से मिलने जेल भेजा। गांधी जी को लगा कि अगर ऐसा वादा मिल जाता है और माफ़ीनामे की एक चिट्ठी अगर भगत सिंह दे देते हैं तो शायद अंग्रेज मान जाएं। इस बारे में आसिफ अली ने खुद प्रेस वालों को बाद में बताया, जो कुछ इस तरह से था। मैं दिल्ली से लाहौर आया ताकि भगत सिंह से मिल सकूं। मैं भगत सिंह से एक चिट्ठी लेना चाहता था जो रिवोल्यूशनरी पार्टी के उनके साथियों के नाम होती, जिसमें भगत सिंह अपने क्रांतिकारी साथियों से कहते कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दें। मैंने भगत से मिलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया।
इतना कुछ होने के बाद भी महात्मा गांधी को लग रहा था कि वो शायद वायसराय को मना लेंगे, इसलिए वो कराची अधिवेशन के लिए रवाना होने में देर भी कर रहे थे। ऐसा करना गांधी जी की मजबूरी भी थी, क्योंकि अब तक भगत सिंह के युवा समर्थक करोड़ों में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। 21 मार्च को गांधी जी ने इरविन से मुलाकात भी की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुलाकात 22 मार्च को भी हुई, यहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली गांधी जी ने 23 मार्च को वायसराय को एक चिट्ठी भेजी। ये महात्मा गांधी की ओर से आखिरी कोशिश थी, क्योंकि 24 मार्च को फांसी देने का दिन था। जनता का मूड, माहौल, शांति, युवा क्रांतिकारियों को हिंसा के रास्ते से लौटा लाने की उम्मीद जैसी कई वजहें गिनाकर गांधी जी एक आखिरी चिट्ठी वायसराय को भेजी और कहा कि इस फांसी को तत्काल रोक दीजिए। वायसराय के ऊपर इस चिट्ठी का असर तो हुआ, लेकिन उल्टा। गांधी जी का यह चिट्ठी इस बात का सबूत था कि देश का मिजाज बदल रहा है और अगर फांसी में जरा सी भी देरी की गई तो माहौल और ख़राब हो सकता है। इस बात से अंग्रेज इतने सहम गए कि वो एक दिन पहले यानी कि 23 मार्च 1931 के शाम को ही तीनों को फांसी पर लटका दिया, जबकि दिन में फांसी देने का प्रावधान तब भी नहीं था और अब भी नहीं है। लेकिन उस वक्त क्रांतिकारियों का जोश ऐसा था कि अंग्रेज भयभीत हो चुके थे। उन्हें अन्न फनन में इस काम को अंजाम देना पड़ा। अगले ही दिन 24 मार्च 1931 को कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी कराची पहुंचे। यहां गांधी को लोगों, खासतौर पर युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। युवा भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कह रहे थे कि गांधी ने अंग्रेजों से संधि कर ली और भगत और उनके साथियों को फांसी पर लटका दिया। लेकिन उसी दिन गांधी ने इस फांसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उस अधिवेशन में कहा था कि किसी खूनी, चोर या डाकू को भी सजा देना मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था, ऐसा शक करने की तो कोई वजह ही नहीं हो सकती। गांधी जी इस बात को जानते थे कि भगत और उनके साथी मुल्क से, अपने लोगों से मोहब्बत में ही खुद को बलिदान कर रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी की। अगर हम अपनी राय दें इस पूरे प्रकरण में, तो महात्मा गांधी ने अहिंसा का प्रयोग किया, जो कि उनका विचार था, जिसके लिए आज वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इसी चीज़ को हिंसा के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था। लेकिन इससे गांधी जी के अहिंसावादी सोच को फिर बल नहीं मिलता। भगत सिंह और साथियों के बलिदान को आज पूरा देश याद करते हैं। अंततोगत्वा ये भी सही, वो भी सही, यह एक समाज है, यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। इस पूरे प्रकरण पर आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।